नमस्कार और स्वागत है। आज हम भारत के इतिहास में एक दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो पत्थर में लिखी दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों को बयां करता है। एक तरफ है मुगल साम्राज्य की वो बेमिसाल शानो शौकत, तो दूसरी तरफ ब्रिटिश राज की बिल्कुल प्रैक्टिकल जरूरतें। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये पत्थर कहते क्या हैं? देखिए, कोई भी इमारत या स्मारक सिर्फ ईंट और गारे का ढेर नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो अपने जमाने के इतिहास, वहां की संस्कृति और उस दौर के लोगों की सोच का जीता जागता सबूत होते हैं। तो चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत उस स्मारक से करते हैं जो मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी है और दुनिया भर में मुगल कला की पहचान है। जी हाँ, ताजमहल। ताजमहल की कहानी असल में एक बेपनाह मोहब्बत की कहानी है। ये एक मकबरा है जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी सबसे प्यारी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। तो ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक एहसास है जिसे संगमरमर में जिंदा कर दिया गया। अच्छा, ताजमहल के जो बाग है ना, वो सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। ये चार बाग स्टाइल में बने हैं, जो कि एक पारसी तरीका है, और यही मुगल वास्तुकला की खासियत थी। भारतीय कला का फारसी और सेंट्रल एशियाई स्टाइल के साथ क्या कमाल का संगम था। असल में ये बाग जन्नत के चार बागों को दर्शाते हैं, मतलब इसे धरती पर स्वर्ग बनाने की एक कोशिश। और अब आते हैं इसकी सबसे जानी पहचानी चीज पर, इसका शानदार गुंबद। जरा सोचकर देखिए, ये प्याज जैसा दिखने वाला गुंबद 35 मीटर ऊंचा है। यही वो चीज है जो इसे दूर से ही एक अलग भव्य पहचान देती है। मकबरे के चारों कोनों पर ये चार मीनारें खड़ी हैं और हर एक की ऊंचाई 40 मीटर है। और इनमें ना एक बहुत ही स्मार्ट इंजीनियरिंग का कमाल छिपा है। ये सभी मीनारें बाहर की तरफ हल्की सी झुकी हुई हैं, ताकि कभी भूकंप जैसी कोई आफत आए और ये गिरे तो मुख्य गुंबद पर कोई आंच ना आए। कमाल है ना भाई? ऐसा शाहकार कोई एक दो दिन में नहीं बनता। इसका काम 1632 में शुरू हुआ और पूरे कॉम्प्लेक्स को बनने में पता है कितना टाइम लगा? पूरे 22 साल। ये जाकर 1653 में पूरा हुआ। और इसको बनाने में जो मेहनत और संसाधन लगे, वो तो बस हैरान ही कर देते हैं। सोचिए, करीब 20,000 मजदूरों और कारीगरों ने दिन रात एक कर दिया, और सारा भारी भरकम सामान ढोने के लिए 1000 से भी ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया। जैसे ही दरवाजे से अंदर कदम रखते हैं, ये लाइनें लिखी मिलती हैं, हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर। ये पंक्तियां हमें याद दिलाती हैं कि ताजमहल सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बल्कि मोहब्बत और सुकून को समर्पित एक पाक जगह है। चलिए, अब मुगलों की भव्यता से निकलकर एक बिल्कुल अलग कहानी की तरफ चलते हैं। एक ऐसी वास्तुकला जो शान दिखाने के लिए नहीं, बल्कि मैदानों की झुलसा देने वाली गर्मी से बचने के लिए बनाई गई थी। तो भाई, अंग्रेजों ने ये हिल स्टेशन बनाए ही क्यों? सीधी सी वजह थी, मैदानों की असहनीय गर्मी। इसके ठीक उलट पहाड़ों की खूबसूरत अंग्रेजी बारिश और प्यारी अंग्रेजी कीचड़ उन्हें अपने घर इंग्लैंड की याद दिलाती थी। तो ये जो पहाड़ी शहर थे, इनका विकास बड़ा दिलचस्प रहा। मतलब ये 3 अलग अलग फेज में हुआ। सबसे पहले 1820 के दशक में ये बस एक तरह के हेल्थ सेंटर यानी सैनिटोरियम के तौर पर शुरू हुए। फिर 1840 आते आते ये आराम करने और छुट्टियां बिताने की जगह बन गए, और आखिर में 19वीं सदी के अंत तक तो ये पॉलिटिक्स और मिलिट्री के पावर सेंटर बन गए। और हाँ, यहीं पर हमें वो ट्यूडर या नियो गॉथिक स्टाइल की इमारतें दिखती हैं जो बिल्कुल इंग्लैंड की याद दिलाती थीं। इन हिल स्टेशनों की राजनीतिक अहमियत का अंदाजा लगाना है तो बस ये जान लीजिए कि 1860 के दशक में शिमला को ऑफिशियली भारत की समर कैपिटल यानी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया था। सोचिए जरा, गर्मियों के महीनों में पूरे भारत पर हुकूमत यहीं से चलती थी। तो हमने ये 2 ऐतिहासिक मिसालें तो देख लीं। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के दौर में भारत की इस शानदार और विशाल विरासत को दुनिया भर में कैसे पहचाना जा रहा है। ये नंबर देखिए जरा, 43। पूरे भारत में कुल 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, और इसमें कल्चरल, नेचुरल, मिक्स्ड हर तरह की जगहें शामिल हैं। ये दिखाता है कि भारत की विरासत कितनी विशाल और विविध है। और ये विरासत ना कई अलग अलग रूपों में हमारे सामने आती है। महाराष्ट्र में हजारों साल पुरानी अजंता की गुफाएं हैं, तो कर्नाटक में हम्पी के शानदार खंडहर, एक तरफ हिमाचल में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, तो दूसरी तरफ गुजरात में हड़प्पा काल का शहर धौलावीरा।
हर एक जगह भारत की एक अलग ही कहानी सुनाती है। तो इन पत्थरों में लिखी कहानियों से हम सीखते क्या हैं? यही कि कैसे दो अलग-अलग साम्राज्यों की सोच बिल्कुल अलग थी और कैसे उनकी बनाई हुई विरासत आज भी हमारे सामने खड़ी है, अपनी अपनी कहानी सुनाते हुए। तो देखिए, एक तरफ है मुगल विरासत, एकदम सिमेट्रिकल, खूबसूरत नक्काशी वाली इमारतें जो मोहब्बत, धर्म और अपने वंश की शान के लिए बनाई गईं। और दूसरी तरफ है ब्रिटिश विरासत, ज्यादातर प्रैक्टिकल इमारतें जो आराम, शासन चलाने और अपने वतन की याद में बनाई गई। दो नजरिए, दो तरह की विरासत। और चलिए अब आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं। जरा सोचिए, सदियों बाद जब लोग हमारी बनाई हुई इमारतों को देखेंगे, हमारे इन बड़े बड़े शहरों को देखेंगे, तो वो हमारे ज़माने के बारे में क्या कहानी कहेंगी? हमारे इस दौर की आर्किटेक्चरल विरासत आखिर होगी क्या?